हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। तो चलिए हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अखिल जब सोकर उठता है तब अपनी आंखें मलते हुए अपने रूम से बाहर आता है तो सामने का नज़ारा देखकर अखिल की आंखें बाहर आने लगती हैं। अब आगे, क्योंकि पूरे हाल में साबुन पानी फैला हुआ था और निकिता अपने कान में हेडफोन लगाए हॉल की सफाई कर रही थी। हार में हर एक जगह सामान बिखरे पड़े थे। निकिता कहीं कपड़े से साफ कर रही थी तो कहीं झाड़ू से और कहीं मॉप का यूज कर रही थी। निकिता निकिता अखिल निकिता को आवाज़ देते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन फर्श पर बिखरे सामान और साबुन पानी की वजह से अखिल फिसल कर गिर जाता है। अखिल की चिल्लाने की आवाज़ से नहीं, लेकिन उसे गिरते देख निकिता अखिल की तरफ भागती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन निकिता खुद भी साबुन पानी में फिसलकर सीधे अखिल के ऊपर ही गिर जाती है। अखिल खुद के ऊपर निकिता को देख उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे अखिल अपने हाथ फर्श पर टेक कर उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलने की वजह से फिर से निकिता को लेकर नीचे गिर जाता है और अखिल दर्द से कराहट उठता है। अखिल उठता तो निकिता गिरने लगती। निकिता संभाल कर उठती है तो अखिल गिरने लगता। जैसे तैसे कर अखिल खुद को और निकिता को संभाल कर सोफे तक लेकर जाता है और सोफे पर बैठ कहलाते हुए निकिता से पूछता है, ये सब क्या है निकिता। निकिता, मैंने सोचा जब यहाँ रहना ही है तो क्यों ना घर को अपने रहने लायक बनाया जाए। निकिता की रहने वाली बात सुनकर अब अखिल हैरान होकर निकिता को देखते हुए पूछता है, यहाँ रहना है, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। निकिता अखिल से, देखिए मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, जिसे जानती थी वो तो किसी और के साथ रह रहा है और अब मैं अपने शहर वापस जाना नहीं चाहती। कहीं और जाकर नहीं रह सकती, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे मुझे इस मुंबई शहर में। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ही रहा जाए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने बिना मुझे जाने रात के टाइम मेरी मदद की, तो अब मैं आपके साथ घर में ही रहूँगी और मेरे बॉयफ्रेंड के कॉलेज में एडमिशन लेकर उससे भी ज़्यादा हैंडसम लड़के को पटाकर उसे जलाऊंगी। तो आप मुझे पीजी समझकर रेंट ले लेना और घर में राशन सारा सामान भर देना और ग्रॉसरी भी ला देना। और हाँ, रात को घर जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। निकिता अपनी उंगली में गिनते हुए एक एक चीज अखिल को ऐसे बता रही थी जैसे निकिता अखिल की वाइफ हो। अखिल अपना सर पकड़कर सोफे से उठकर जैसे जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है कि फिर से फिसल जाता है, लेकिन खुद को संभाल कर अखिल अपने कमरे में जाते हुए, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। पता नहीं वो कौन सा टाइम था जब मैं इसे इस घर पर लेकर आया था। सुनिए, फ्रेश होकर आइए, मैंने नाश्ता बना लिया है, जल्दी आना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। निकिता अखिल को चिल्लाते हुए कहकर वापस से अपने कान में हेडफोन लगाकर हॉल की सफाई करने लगती है और अखिल अपना सर पीटते हुए अपने कमरे में चला जाता है। सब गार्डन में एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए बातें कर रहे थे। किसी को भी कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी। दिव्या जो तच के ऊपर लेटी हुई थी, उसे एक हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर घुसता हुआ सा महसूस हुआ तो दिव्या घूरकर तच को देखकर उसे अपनी आंखें दिखाने लगती है, जैसे उससे कह रही हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है, निकालो अभी अपना हाथ। लेकिन तच तो जैसे दिव्या की आंखों की भाषा समझना ही नहीं चाहता था
और वैसे ही दिव्या के पेट पर अपना हाथ घुमा रहा था। दिव्या तच के हाथ को टाइट पकड़ कर नोक लेती है, लेकिन तभी उसे अपने पैर पर किसी के पैर ऊपर तक आने फिसले होते हैं, जैसे कोई उसके पंजे से लेकर कुछ ऊपर तक आते हैं, फिर से सहलाकर नीचे चले जाते हैं। दिव्या को गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वो तच को सबके सामने खुलकर कुछ कह ही नहीं पा रही थी। तभी सबको दहाड़ते हुए भागकर उसके पास आते हुए बूजो की आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी डर कर भागकर उसके पास आ रहा था। सब उस ओर देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि बूजो भी किसी से डर कर भाग सकता है। सब अपनी जगह से उठकर बूजो के पीछे देखते हैं, फिर आखिर वो कौन है जिससे डर कर बूजो भाग रहा है। तो उन्हें उसके पीछे एक 17-18 साल की लड़की अपने हाथ पर एक छड़ी लिए बूजो को मारने के लिए उसके पीछे भाग कर आ रही थी और दिखाई दी। उस लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे, बालों की 2 चोटी बनी हुई थी जो अब मैसी हो गई थी, और वो बूजो के पीछे भागते हुए हाँफ रही थी। बूजो इतनी मिट्टी लगे चेहरे पर भी दिव्या को पहचानकर उसके पीछे जाकर छुप गया था। वो लड़की छोटी बच्ची के जैसे बोलती है, आप ना उस शेर को बाहर निकालो, मैं उसे बहुत मारूंगी, उसने मेरी बन्नी को खा लिया है। वो लड़की अपने हाथ पर पकड़ी छड़ी से दिव्या के पीछे छिपे बूजो को मारने की कोशिश करते हुए बोलती है। उस लड़की की बातें सुन सब हैरान रह गए थे कि वो बोल क्या रही है, क्योंकि वो एक इंसानी लड़की है और बूजो कहाँ एक वाइट टाइगर। उसे बूजो से डर नहीं लगा। दिव्या पीछे मुड़कर बूजो को देखती है, जो उसे देख डरते हुए आंखें अपनी टिमटिमा रहा था। क्या इसने तुम्हारी बन्नी को खाया? दिव्या ने उस लड़की से सवाल करती है। तो वो लड़की दिव्या को देखकर उससे 2 कदम पीछे हटकर अपना सर हिलाकर, हाँ, इसने मेरी बन्नी को खाया है, ये देखो। वो अपने पीछे छुपाए दूसरे हाथ को दिव्या के आगे फैला देती है, जिस पर एक खरगोश का खोल था और उस पर खून भी लगा हुआ दिखाई दे रहा था। बूजो बाहर आओ, तुमने इसके बन्नी को क्यों खाया? तुम्हें टाइम पर खाना मिलता है ना? दिव्या बूजो को घूरते हुए उससे पूछती है, तो बूजो अपना सर नीचे झुकाए धीरे से गुर्राता है, जैसे कह रहा हो उसकी बन्नी बहुत यमी था इसलिए खा लिया। तो वहीं तच, मान, तेज और तनय उस लड़की को बिला में देखकर हैरान रह गए थे, और सबसे ज्यादा तो मान को उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस लड़की को पहले भी देखा है, और ऐसा ही नहीं, वो उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानता भी है, लेकिन कैसे वो मान को याद नहीं आ रहा था। और बाकी सब इसलिए हैरान थे क्योंकि बिला में किसी भी लड़की का आना मना था, तो वो लड़की यहाँ कैसे आई और वो कौन है। तभी गार्डनर अंकल, जो इन सबको मस्ती करते देख वहाँ से हट गए थे, वहाँ आते हैं तो सामने खड़ी लड़की को देख और उसके हाथ में पकड़ी छड़ी और खरगोश की खाल को देखकर फौरन सबके सामने जाकर माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा मैडम साहब, ये मेरी पोती रजनी है। इसने आप लोगों से अगर बदतमीजी की है तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। वो लड़की गार्डनर अंकल के पास आकर अपने आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, दादू देखो ना, इस शेर ने मेरी बनी को खा लिया, मैं इसे मारूंगी। रजनी अपने हाथ उठाकर भूजो की तरफ मारने को जैसे दिखाती है, तुम घर में जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बनी ला दूंगा। नहीं दादू, मैं इसे मारूंगी। रजनी नीचे बैठकर अपने हाथ पैर जमीन पर चलाने लगती है। उसे ऐसा करता देख तो सब और हैरान हो गए कि एक 17-18 साल की लड़की 5 साल की लड़की के जैसा बिहेव क्यों कर रही है। दिव्या आगे बढ़कर रजनी के आगे अपने हाथ बढ़ाकर उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनी ला दूंगी, तुम उस पर गुस्सा मत करो।
दिव्या बूजो के तरफ अपनी अंगुली दिखाती है। रजनी बूजो को देखकर उसे घूरकर, तुम सच में मेरी बन्नी ला कर दोगी? दिव्या के हाँ बोलने पर रजनी दिव्या के हाथ पर जल्दी से अपना हाथ मारकर वापस खींच लेती है। जैसे हम हाई फाई देते हैं वैसे ही। बूजो बेबी, आप दोबारा इसके बनी को नहीं खाओगे, नहीं तो मम्मा आपसे बात नहीं करेगी। दिव्या बूजो को डांटते हुए बोली। तो बूजो भी दिव्या की डांट खाकर मिमियाकर रजनी को देखता है। आपको पता है ना कि यहाँ किसी भी लड़की का आना मना है, फिर आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं और ये ऐसे बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रही है? ताज गार्डनर अंकल को घूरते हुए पूछता है। गार्डनर अंकल सर को झुकाए, साहब ये मेरी पोती रजनी है, इसका मेरे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे कहीं और अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ लाना पड़ता है। और साहब ये ऐसे बच्चों जैसी इसलिए है क्योंकि इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। माँ रजनी को बेचैनी से देख रहा था। उसे देख मान को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। गार्डन अंकल तच के आगे अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, साहब मुझे नौकरी से मत निकलवाइएगा, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मैं इसका इलाज करा रहा हूँ, ये जल्दी से ही ठीक हो जाएगी साहब। आप हाथ मत जोड़िए, आपको कोई नौकरी से नहीं निकलवाएगा, आप अपना काम कीजिए, वैसे भी आज हमने आपका काम काफ़ी बढ़ा दिया है। दिव्या गार्डनर अंकल का जोड़ा हुआ हाथ पकड़कर उनसे बोली और तच की तरफ मुड़कर, चलिए अब हम भी खुद को साफ करते हैं, भूख भी लगी है। दिव्या रजनी के गाल छूने की कोशिश करती है, लेकिन रजनी दिव्या के डर पर गार्डनर अंकल के पीछे छुप जाती है। आप इनका ख्याल रखिएगा। दिव्या बिला के अंदर जाने के लिए वहां से आगे बढ़ जाती है। उसी के पीछे दीक्षा और मानसी भी तनय दीक्षा के पास आकर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगता है, तो वहीं तच भी आकर दिव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। अब बचे मान, मानसी और तेज। मान जैसे मानसी को अपनी बाहों में उठाने के लिए आगे बढ़ता है कि पीछे से मान के पीठ पर बेताल की तरह चढ़ जाता है, जिसे मान लड़खड़ा कर गिरने लगता है। तो मानसी ही मान को पकड़कर गिरने से बचाती है। क्या कर रहा है तू? उतर मेरे पीठ से। नहीं, मैं नहीं उतरने वाला। मेरे खूबसूरत से चेहरे को आपने काला किया है तो अब आप इसे साफ भी करेंगे। आप मुझे नहलाओगे? तू पागल हो गया क्या? मैं तुझे क्यों नहलाऊंगा? आहा, अभी आप अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक नहला सकते हो, अगर मुझे आप ही नहलाओगे नहीं तो क्या कर लेगा तू? मान तेज से अकड़ कर पूछता है। नहीं तो मैं किसी लड़की की फोटो आपके साथ किसिंग पोज पर सेंड कर मानसी भाभी को दिखा दूंगा, तो आपका ब्रेकअप पक्का। तेज मान के कान में बोलकर मान के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था कि तेज ऐसा करेगा तो कहीं सच में मानसी उसे छोड़कर ना चली जाए। और तेज मान को ऐसे किलिंग स्माइल दे रहा था, इसका मतलब था कि वह कर भी सकता है। मान तेज की स्माइल देखकर ये सच में ऐसा कर सकता है। मान तेज को पीठ पर अच्छे से लाद कर आगे जाने लगता है, फिर रुक कर मुड़कर एक नज़र मानसी को देखता है, लेकिन मानसी तो वहाँ थी ही नहीं। तभी मान की नज़र उसके पीछे खड़ी रजनी पर जाती है, जो उसे देख और अपना सर खुजला रही थी। माँ रजनी को देखकर बिला के अंदर जाने लगता है, तो वहीं मानसी दोनों को कानाफूसी देख पहले ही अंदर चली गई थी। तच मान किसी ने भी रजनी को बिला से निकालने की बात नहीं की थी। तेज के कमरे में मान उसे रगड़ रगड़ कर नहला रहा था। मान तेज को नहलाते हुए दिव्या को कोस भी रहा था, क्योंकि उसके वजह से ही अभी उसे तेज को नहलाना पड़ रहा था। मान भाई अच्छे से कीजिए, ना यहाँ कीजिए, हाँ यहाँ पर अच्छे से रगड़िए, साफ होने चाहिए। तेज मान का फेस देख कर कहता है, जिस पर चिढ़ नजर आ रही थी।
इधर अखिल जब अपने कमरे से बाहर आया तो देखता है कि निकिता हाल को पूरा साफ कर चुकी थी और सामान को सही जगहों पर सेट कर रही थी। निकिता अखिल को देखकर उससे बोली, आप बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अखिल भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। निकिता अखिल को पूरी और आलू की सूखी भुजिया सर्व की, जो इत्तेफाक से अखिल की नाश्ते में फेवरेट थी। अखिल नाश्ते को देख निकिता को देखने लगा। निकिता अखिल के ऐसे एकटक देखने रहने से थोड़ा असहज हो गई, लेकिन जाने क्यों उसे अखिल का देखना भी अच्छा लगा। निकिता अपने आईब्रोज उचकाकर अखिल से पूछी, क्या हुआ? तो अखिल ना में सिर हिलाकर नाश्ते करने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। अखिल का फ़ोन सामने ही टेबल पर उसने रखा था। अखिल के फ़ोन पर आ रहे कॉल पर जब अखिल अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो उसके स्क्रीन पर सुहाना की उसके कंधे पर चढ़कर खिलखिलाकर हंसने वाली फ़ोटो लगी हुई थी। अखिल सुहाना का फ़ोन आता देख स्माइल करता है। अखिल को स्माइल करता देख निकिता भी झांक कर देखती है कि अखिल किसका फ़ोन आया है। जो कोड फेस वाला अखिल भी स्माइल कर रहा है। निकिता देखती है कि अखिल के फ़ोन पर किसी लड़की का फ़ोन आ रहा है, जिसे खुद अखिल ने ही अपने कंधे पर उठा रखा है, लेकिन निकिता फ़ोटो को क्लियर नहीं देख पाती। अखिल फ़ोन रिसीव कर बोलता है, हाँ बच्चा बोल, कहते हुए अखिल अपना नाश्ता करता रहता है। दिव्या उधर से कुछ बोलती है तो अखिल उसके जवाब में बोलता है, नहीं बच्चा, मुझे अभी हेड ऑफिस रिपोर्ट करने जाना है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम सब जाओ। अखिल कुछ देर बाद कॉल कट कर देता है और सामने देखता है तो निकिता उसे ही देख रही थी। अखिल अपनी जगह से उठकर अपना हाथ साफ कर डोर की तरफ जाने लगता है, फिर वापस आकर अपने पॉकेट से अपना कार्ड निकालकर निकिता को देते हुए कहता है, ये लो और जाकर घर के राशन और ग्रॉसरीज ले आओ, मुझे काम है इसलिए मैं नहीं ला सकता हूँ। अखिल तुम्हारा फ़ोन दो। निकिता अपना फ़ोन अखिल को दे देती है तो अखिल निकिता के फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल का कट कर देता है और निकिता का फ़ोन उसे वापस दे देता है और कहता है, मेरा नंबर सेव कर लो, ज़रूरत पड़ने पर मुझे कॉल कर लेना, पर मुझे आपका नाम नहीं मालूम। अखिल सेव करो, आ जाएगा। अखिल वहाँ से चला जाता है। निकिता नंबर सेव करने के लिए जैसे ही नंबर पर क्लिक करती है, उस पर ट्रू कॉलर का डिटेल में सीबीआई अखिल अग्निहोत्री लिखा रहता है। निकिता हैरानी से सीबीआई ऑफिसर हैं। इधर तनय और दीक्षा दोनों नीचे हॉल में आ जाते हैं तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल का माहौल बहुत गर्म है। तब दिव्या को घूर कर देख रहा था तो दिव्या तच को घूर रही थी। तनय तच से, भाई बोलिए, आपको क्या बोलना था? तो बैठ, सबको आ जाने दे, फिर बताता हूँ। तच अपने हाथ के इशारे कर तनय और दीक्षा को नाश्ता करने बैठने को बोलता है। इधर हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मानसी दहाड़े मारकर रोते हुए तेज के कमरे से निकलकर नीचे जाने लगी। उसके पीछे मान उसे समझा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वह सोच रही है। डाइनिंग टेबल पर बैठे दिव्या और तच आज अलग अलग चेयर पर बैठे हुए थे। तच दीक्षा से, दीक्षा अपनी दी से कहो मेरे पास आकर बैठे। तच दिव्या को घूरते हुए कहता है। बीच में दीक्षा, दी जीजू कह रहे हैं। दिव्या, हाँ मैंने सुन लिया, तुम्हारे जीजू क्या कह रहे हैं? दिव्या दीक्षा से, दीक्षा अपने जीजू से कहो जब तक वो मेरी बात नहीं सुनते मैं उनके पास नहीं आने वाली और उन्हें अपने पास भटकने भी नहीं देने वाली। दीक्षा तच को देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, जी दीदू। तच दीक्षा को अपना हाथ दिखाकर बीच में ही रोककर कहता है, मैंने सुन लिया दीक्षा, अपनी दी से कह दो हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं और खूब सारा शॉपिंग भी करेंगे और रात को डिनर तुम्हारी दी और तुम सब के लिए सरप्राइज है। अच्छा दिव्या से, दी जीजू कह रहे हैं कि वो आपको
दिव्या दीक्षा को रोककर दिव्या बिना टच के कहे शब्दों पर ध्यान दिए वो मुझे बाहर ले जाने के लिए। दिव्या कहते कहते रुक जाती है और टच की तरफ देखकर उससे पूछती है, आपने कहा कि आप मुझे बाहर घुमाने लेकर जाएंगे और शॉपिंग भी कराएंगे। टच मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है तो दिव्या अपनी चेयर से उठकर भाग जाकर टच के गोद पे बैठ जाती है। अब तक मान ने मानसी को भी मना लिया था और मानसी भी आकर नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं और मानसी खुद ही दोनों के लिए नाश्ता सर्व करना स्टार्ट करती है। तेज मानसी टच दिव्या और अपने बगल में हाथ लिए बैठे तने और दीक्षा को देख अपने मन में सोचता है कि सबके पार्टनर उनके साथ है, एक मैं ही अकेला हूँ। तेज सबके सामने सर्व किए गए पराठे को उठाकर रोल बनाकर ऐसे काटते हुए खाने लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया लुट गई हो। जल्दी से सब अपना अपना नाश्ता खत्म करो और जाकर रेडी हो जाओ, आज हम खूब मस्ती करेंगे और एंजॉय करेंगे, आज कोई काम नहीं करेगा। टच सबसे कहते हुए दिव्या को नाश्ता करा रहा था। सब नाश्ता हो जाने के बाद अपने कमरे में जाकर रेडी होकर बाहर आते हैं और सब आज की मस्ती करने के लिए विला से निकलकर चलेगा। सब पहले शॉपिंग करने जाने की सोचते हैं और एक ही BMW में जाते हैं जिसे तेज ड्राइव कर रहा था और उसके साथ दीक्षा और तनय आगे की सीट पर बैठ जाते हैं और बाकी सब बैक सीट पर बैठ जाते हैं। कार में टच दिव्या को मॉल पहुंचने तक सब जगहों के बारे में बता रहा था। दिव्या के साथ सब टच की बातें सुन रहे थे और अपने अपने क्वेश्चन को भी पूछ रहे थे। मॉल पहुंचने पर सब कार से उतर जाते हैं और तेज कार पार्किंग में पार्क करने चला जाता है। तेज के आने के बाद सब मॉल के अंदर जाते हैं। तज दिव्या का हाथ पकड़कर चल रहा था। तनय दीक्षा एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे। तेज एक बार फिर सबको अपने पार्टनर के साथ देखकर वो अपने खाली हाथ को देखने लगता है। तभी उसका फोन एक बार फिर से बजता है उसी सॉन्ग के साथ। तो तेज को सुबह का तनय का उसे लात मारना याद आता है तो तेज जल्दी से अपने फ़ोन का रिंगटोन चेंज करता है। दीक्षा देखती है कि तेज कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो इधर उधर देखती है, फिर पीछे देखती है तो तेज उसे एक लड़की ताड़ते हुए नजर आता है। दीक्षा अपने हाथ कमर पर रख तेज को आवाज़ देकर उसे अपनी ओर बुलाती है, तेज भाई इधर आओ। तेज दीक्षा के पास आ जाता है तो दीक्षा तेज को अपनी आंखों से इशारा कर अपने हाथ जो कमर पर रखे थे उसे तेज को अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलती है। तेज देखता है कि एक साइड से तनय दीक्षा के हाथ के बीच में अपना हाथ पकड़े हुआ था एक कपल की तरह, तो तेज भी वैसे ही अपना हाथ दीक्षा के हाथ के बीच में पकड़ लेता है। तीनों हंसते हुए यहाँ से अपने लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तज दिव्या को लेकर एक ब्रांडेड क्वालिटी स्टोर की तरफ लेकर जाता है तो उस स्टोर का मैनेजर तज और दिव्या का झुककर वेलकम करता है और अपने स्टोर के बेस्ट सेल्स गर्ल को बुलाकर उन्हें अटेंड करने के लिए बोलता है और वो खुद तज को मॉल में आए न्यू कलेक्शन के बारे में बताने लगता है। तज को पूरा मुंबई जानता था इसलिए उसके सामने किसी की ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनके किसी बात से तज ऑफर्ड हो गया तो कहीं उसकी जान ही ना ले ले। वो मैनेजर भी सिर्फ उतना ही बोल रहा था जितना तज उससे पूछ रहा था। तज और दिव्या वहाँ रखे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। मैनेजर सर आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? तज अपना हाथ दिखाकर मना कर देता है तो मैनेजर पीछे जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। एक सेल्स गर्ल उसके पास आकर कुछ न्यू कलेक्शन के ड्रेस दिव्या को लाकर दिखाती है। दिव्या तज की तरफ देखती है जैसे कह रही हो आप देखो मैं कौन सी ड्रेस लूँ। तज उठकर उस सेल्स गर्ल के पास जाता है तो उसे गर्ल्स का दिमाग ही ब्लॉक हो गया था कि इतना हैंडसम बंदा उसके पास आ रहा है। तज
सेल्स गर्ल के हाथ से एक वाइट कलर का ड्रेस उठाकर दिव्या की तरफ मुड़कर कहता है, इसे ट्राई करो। दिव्या वहां से उठकर सेल्स गर्ल से चेंजिंग रूम के बारे में पूछती है। मैनेजर आगे आकर एक सेल्स गर्ल को जॉब मैडम के साथ उनकी हेल्प करो ड्रेस ट्राई करने में। दिव्या सेल्स गर्ल के साथ वो ड्रेस ट्राई करने चली जाती है। कुछ पल तक दिव्या के आने तक सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाए वहां बैठ मैगजीन पढ़ने लगता है। वो सेल्स गर्ल अपने शर्ट के ऊपर की 2 बटन खोलकर तच के आगे हल्का झुककर उससे कहती है, सर आप कुछ देखना चाहेंगे? तच के पीछे खड़ा मैनेजर अपना सर पीटने लगता है कि कहीं उस सेल्स गर्ल की गलती की सजा उसे न मिले। वो बार बार उस सेल्स गर्ल की को आंखें दिखा रहा था पर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो सोची थी कि एक बार तच उसे सीड्यूस हो जाए तो उसकी लाइफ बन जाएगी। तच बिना देखे कहता है, मैडम से पूछो उन्हें क्या देखना है। तच की बात सुन वो सेल्स गर्ल अपना मुंह ऐंठने लगी। तब तक दिव्या ड्रेस पहनकर वहां आ जाती है। दिव्या तच से, तच देखिए। तच दिव्या को देख मुंह बनाते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाता है और दूसरा ड्रेस उठाकर दिव्या को देकर कहता है, इसे ट्राई करो। दिव्या वो ड्रेस लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या फिर से चेंज करके आती है और तच को देखने के लिए बोलती है। वो सेल्स गर्ल देखती है कि जितनी बार दिव्या तच को आवाज़ देती है तच उसे देखकर स्माइल कर ड्रेस चेंज करने बोलता है, लेकिन वो कुछ भी बोलती तच उसे देखता भी नहीं है। तो वो दिव्या को देख मुंह बना रही थी। दिव्या तच से अपनी मरी हुई आवाज़ में कहती है, तच अब बताइए ये कैसी है। तच अपना सर उठाकर दिव्या को देखता है जो पूरी तरह से थक चुकी थी। तच अभी तक दिव्या के जितने ड्रेस ट्राई किए थे उन सबको पैक करने के लिए कहता है। दिव्या जो चेंज करके वापस आ रही थी वो तच की बात सुन उसके पास आकर कहती है, इतने सारे ड्रेस मैं क्या करूँगी? तच पहनोगी हर रोज़ दूसरा ड्रेस। दिव्या, लेकिन वो इतने सारे हैं और फिर आपको तो वो ड्रेस पसंद भी नहीं आए। तच तुमने वो ड्रेस ट्राई किए हैं ना, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और उन ड्रेस को छुए भी। तच मैनेजर से सारे ड्रेस पैक कर दीजिए। तच बिल पे करता है। मैनेजर उसी सेल्स गर्ल को घूरते हुए कहता है, जाओ जाकर ड्रेस पैक करके जल्दी लाओ। वो सेल्स गर्ल तच से अपने चेस्ट आगे निकाल कर, सर आप अपना एड्रेस हमें दे दीजिए, हम सारे ड्रेस आपके एड्रेस पर डिलीवरी करा देंगे। तच सब लोगों को फ़ोन करके सबको खाना खाने के बुलाता है। सब लोग अपने शॉपिंग करके वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर तच ने उन्हें बुलाया था। तच चाहता था कि लोग प्राइवेट केबिन में बैठकर खाना खाएं क्योंकि तच कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन लड़कियों को ओपन में खाना खाना था इसलिए सब ओपन में बैठकर ही खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक वेटर आकर उनको मेन्यू देकर सबका ऑर्डर पूछता है तो तच वेटर से मेन्यू कार्ड लेते हुए दिव्या को देता है। तो दिव्या अपने और तच के लिए मोमोज ऑर्डर करती है। सब लोग अपने लिए कुछ न कुछ ऑर्डर कर देते हैं। कुछ देर में सब अपना खाना खत्म करके वहां से जाने के लिए उठते हैं तो दिव्या जैसे ही अपने चेयर से उठकर जाने के लिए मुड़ती है कि एक लड़की दिव्या से आकर उसे सुहाना कहते हुए लिपट जाती है। बाकी सब उन्हें देखने लगते हैं। दिव्या उस लड़की को खुद से दूर कर आराम से उससे कहती है, सॉरी बट मैं कोई सुहाना नहीं हूँ, मेरा नाम दिव्या है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे यार सुहाना, तेरी बचपन का मजाक करने की आदत नहीं गई ना, अभी तू मजाक ही कर रही है। कहते हुए वो लड़की फिर से दिव्या के गले आकर लगती है। इस बार दिव्या उस लड़की को खुद से दूर झटकते हुए कहती है, एक बार कहा ना कि मैं कोई सुहाना नहीं हूँ तो मैं सुहाना नहीं हूँ, मैं दिव्या हूँ, दिव्या मेहरा, समझी। जब देखो तब कोई ना कोई आकर मुझे सुहाना कहने लगता है। अरे कितनी बार कहूँ कि मैं दिव्या मेहरा हूँ, दिव्या मेहरा, मैं कोई सुहाना उहाना नहीं हूँ।
दिव्या के झटकने से वो लड़की पीछे गिरने लगती है तो दिव्या के बगल में मानसी बैठी हुई थी। मानसी उस लड़की को गिरने से बचाने के लिए उसके बाजू से पकड़कर गिरने से बचा लेती है। तभी मानसी को ऐसा लगता है जैसे उसके बॉडी में कुछ चुभा है, पर क्या ये उसे समझ में नहीं आता है। मानसी उस लड़की को सही से खड़ा करती है और लड़की दिव्या के पास आकर उससे कहती है, सुहाना, मैं साक्षी हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? हमें तो लगा था कि तुम मर चुकी हो, पर तुम तो जिंदा हो। तुम इतने दिन थी कहाँ? दिव्या अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस भरते हुए इस लड़की से कहती है, देखो, आखिरी बार कह रही हूँ, मैं दिव्या हूँ, सुहाना नहीं। दिव्या उस लड़की यानी कि साक्षी को घूरते हुए कहती है और वहां से जाने के लिए आगे चली जाती है। उसके पीछे बाकी भी सब चले जाते हैं, लेकिन मानसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दिव्या आगे जा रही थी, तभी उसे अपने हाथ की कलाई पर अचानक से दर्द महसूस होता है। तो दिव्या अपनी कलाई दूसरे हाथ से पकड़कर देखती है तो उस हाथ कलाई के आगे के साइड नस के पास एक बूंद जैसा खून लगा हुआ था। दिव्या उस खून को अपने अंगूठे से पोंछ देती है और आगे जाते हुए साक्षी को पीछे पलटकर देखती है तो साक्षी उसे देख मुस्कुरा रही थी। तचमान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। तभी तच का फोन बजता है। तच अपने फोन स्क्रीन पर देखता है तो उसमें कोई प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। तचमान का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कॉल रिसीव कर स्पीकर पर डाल देता है तो कॉल के दूसरे साइड में एक शख्स की आवाज़ आती है, कैसे हो मुंबई के किंग और ओबरॉय के लौड़े? मानना पड़ेगा तुम दोनों को, इतनी हिम्मत कि अपने बाप से गिरे बयान पर हाथ डालने चले। फोन के दूसरे तरफ और कोई नहीं, कालू था। कालू आगे कहता है, तुमने मेरे करोड़ों के रुपए जब्त कर लिए, तुम दोनों ने मेरे करोड़ों के माल की बर्बादी की, तो इसका हर्जाना तो तुम दोनों को भरना ही पड़ेगा ना। तुम मुंबई के किंग और ओबरॉय के लौड़े, मैंने अपना खेल शुरू कर दिया है। अगर तुम दोनों में दम है तो कल तक अपनी अपनी कमजोरियों को बचा कर दिखाओ। अपनी कमजोरी को बचाने वाली बात सुन। मान तुरंत ही समझ जाता है कि कालू को दिव्या और मानसी के बारे में पता चल चुका है और अब तक कालू तच और मान को झुकाने के लिए दिव्या और मानसी को अपना मोहरा बनाना चाहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मान जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर तेज और तनय को मैसेज करता है, सबका ध्यान रखना और अपने आसपास नज़र रखना, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। इधर तनय और तेज के फ़ोन पर एक साथ मैसेज आने की नोटिफिकेशन बजती है। अपना अपना फ़ोन निकालकर नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं और मान का मैसेज पढ़कर अपने आसपास देखते हुए दोनों एक दूसरे को आंखों से इशारा कर तेज दीक्षा का और तनय दिव्या का हाथ पकड़कर मानसी को बीच में कर चलने लगते हैं। दिव्या, हुआ क्या? ऐसे क्यों कर रहे हो? दिव्या तनय के उसके हाथ पकड़ने पर पूछती है। तनय दिव्या से, भाभी, भाई वॉशरूम यूज करने गए हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने एसएमएस किया है आज तक का ध्यान रखने के लिए। ठीक है। तनय के बात से तीनों सहमत हो जाते हैं। कालू, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या चुनकर अपनी महबूबा ढूंढा है, क्या खूबसूरत माल है दोनों, एकदम चिकनी कड़क माल। अगर कल तक तुमने उन्हें बचा लिया तो मुझसे संभल कर रखना। खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी हैं, लड़कियों के मामले में मैं किसी कुत्ते से कम नहीं हूँ, सूंघते हुए उन तक पहुँच ही जाता हूँ। कहीं वो दोनों मेरे पास ना आ जाएं। तुझे याद नहीं राजावत मान के लड़के कैसे तेरे बाप को बीच सड़क पर तेरी माँ के हाथों ही मरवाया था, फिर तेरी माँ के साथ क्या किया था? कालू की बात सुन मान चीखते हुए कहता है, चुप हो जा, एकदम चुप। तू ऊपर वाले से अपनी जान की खैर मना कि वो तुझे मुझसे बचा ले, नहीं तो क्या तू मुझे मार देगा? तेरी धमकी सुनकर तो मैं डर गया, देख मैं कैसे थर थर काँप रहा हूँ। कालू फिर से हंसते हुए कहता है,
तू अगर सच में मुझे मारना चाहता ना तो तू किसी भी तरह यहाँ पहुँचकर मुझे मार चुका होता। पर तू भी जानता है कि तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर तूने मुझे मार दिया तो तू उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा जिसे तू खुद पिछले 12 सालों से किसी पागलों की तरह ढूंढ रहा है। लेकिन अफसोस की बात वो है तुझे कहीं नहीं मिल रही। जब मैं उसे उठा कर लाया था तब वह 7-8 साल की थी। अब तो वो एकदम जवान बन गई है। मान अपने हाथ में पकड़े तच के फोन को चीखते हुए पटक कर तोड़ देता है। मान अपने दांत पीसते हुए कहता है, कालू मैं तुझे उसके हर एक चीख का बदला लूँगा। मान रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। मान की आंखों से कालू की बातें याद कर झरने की तरह आंसू बह रहे थे। जैसे मान जिसे ढूंढ रहा है उसकी चीखें मान को अपने कानों में अभी तक सुनाई दे रही हूँ। मान सबके बीच आकर जहाँ दिव्या, मानसी, दीक्षा, तनय और तेज खड़े थे, मान मानसी का हाथ पकड़ उसे टाइटली अपने सीने से लगाकर कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मान का ऐसा करना किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई उसे कुछ पूछता नहीं है। मानसी अपने हाथ आगे बढ़ाकर मान को टाइटली हक कर उससे कहती है, मुझे पता है आप मुझे कभी कुछ होने नहीं देंगे। तच भी अब आकर सबके बीच खड़ा हो जाता है। उसे बस मान की फिक्र हो रही थी। अभी जिस आग से मान जल रहा था उसे डर था कि कहीं मान अपनी आग में सबको जला न दे। मॉल से घर वापस लौटने के टाइम कार में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सब अपने पार्टनर के बाहों में आराम कर रहे थे। कहाँ सब एडवेंचर पार्क जाने की सोच रहे थे और उन्हें तो पता भी नहीं कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें अचानक से घर ले जाया जा रहा था। रास्ते भर दिव्या जो तच के सीने से सर रखे पार होते हुए सड़क को देख रही थी। उसकी नज़र एक छोटे से पेट एनिमल के शॉप पर जाती है तो दिव्या को रजनी की याद आती है कि बूजू ने उसकी बनी को खा लिया था। दिव्या जल्दी से तेज को कार रोकने के लिए बोलती है। कार साइड में रोककर, क्या हुआ भाभी? तब दिव्या से, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दिव्या हाँ में अपना सिर हिलाते हुए सड़क के उस पार शॉप की ओर देखती है। मुझे रजनी के लिए बनी लेना है। पर दिव्या अभी हमें घर जाना है, मैं बाद में ला दूंगा, तुम्हें उसे दे देना। दिव्या छोटा सा मुंह बना कर बिना तच से कुछ कहे बिना वापस से अपना सर तच के सीने पर रख लेती है।